नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, जहां आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज हम इस वीडियो में महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति के बारे में समझने वाले हैं। महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे कि महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, महासागर की उत्पत्ति में यानी ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस प्रकार से हमारे जो महाद्वीप हैं उनकी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। आज हम इस वीडियो में सारी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं महाद्वीपी एवं महासागरीय बेसिन के बारे में। ठीक है, आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप जुड़कर ये सभी क्लासेस की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम एजुकेशन अड्डा बाई अमृता के नाम से चैनल है, जिसमें आप जुड़िए और ढेर सारी चीज़ें आपको पीडीएफ मटेरियल में मिलेगी। अब बात करते हैं महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति के बारे में। महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स के बारे में आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या अधिक जटिल तथा विवादास्पद है, तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति की समस्या कम जटिल नहीं। यानी हमने पिछले वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जितनी ही जटिल प्रक्रिया थी, उत्पत्ति के बारे में समझा पाना, उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से हुई हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही उत्पत्ति की समस्या अधिक जटिल थी। लेकिन वहीं महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति की जो जटिल गुत्थी है, उसको भी हमारे वैज्ञानिक बहुत आसानी से नहीं समझा पाए हैं। ठीक है, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति की समस्या भी कम जटिल नहीं है। संपूर्ण ग्लोब पर महासागर एवं महाद्वीप दो प्रमुख अंग माने जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण ग्लोब आप सभी ने देखा होगा। ग्लोब कैसा होता है? ऐसा सर्किल फॉर्म में होता है, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ग्रीन कलर में दिखेगी और कुछ ब्लू कलर में दिखेगी। जो ब्लू कलर की होगी वह महासागर होगी, और जो आपको बाकी कलर दिखेंगे वह कौन से होंगे? वह महाद्वीप होंगे। तो हमारे ग्लोब पर महासागर एवं महाद्वीप दो प्रमुख अंग माने जाते हैं। ठीक है, किंतु इनके विस्तार, उत्पत्ति और विकास के विषय में एक मत का अभाव है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यानी जो संपूर्ण ग्लोब हमारा महाद्वीप और महासागरों से मिलकर बना है, उसके दो अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है महासागर और एक महाद्वीप। लेकिन इनके विस्तार, उत्पत्ति और विकास के बारे में हमें एक मत का अभी अभाव है, यानी हमको इसके विस्तार, उत्पत्ति और विकास के बारे में हमें एक मत अभी प्राप्त नहीं हो सका है। अब बात करते हैं पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग जल है। कितना है? 70.8% भाग जल है। आपको इस पूरे चित्र में आपको जो पृथ्वी का हिस्सा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग जल है। यानी आपको ये पूरी पृथ्वी दिख रही होगी, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रही है। तो हमारी ये पृथ्वी है, इसमें जो आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये क्या है? ये महासागर है। ठीक है, आपको क्या ये ब्लू कलर में चीज़ें दिख रही हैं? तो ये ब्लू कलर आपको क्या भाग दिखा रहा है? ये भाग आपका जल दिखा रहा है। यानी हमारी पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 70.8% है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थल भाग की। स्थल भाग यानी ये जो आपको ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है, यह स्थल भाग कहलाता है। स्थल भाग का हमारा जो प्रतिशत है वह 29.2% है। कितना? 29.2% है। समझ में आया? पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग क्या है? जल है, और वहीं 29.2% भाग हमारा स्थल से घिरा हुआ है। क्लियर हुआ? परंतु जल तथा स्थल का यह वितरण समान नहीं है। यानी
हमने देखा कि जो जल और स्थल का वितरण है वह एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जल का भाग है वह 70.8% है और वहीं स्थल का 29.2% ही है। ठीक है, तो ये दोनों समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें, सबसे पहले मैं आपको गोलार्ध बताती हूँ। सभी को दिशाएं पता होगी, दिशाओं में हमारा ये ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। नीचे की तरफ हमारा होता है दक्षिण, जिसे क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। ठीक है, हमारा राइट साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे हमारा पूर्व होगा, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारा पश्चिम होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये है उत्तर हमारा और ये भाग हमारा उत्तर का भाग है और ये भाग दक्षिण का भाग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता, यानी ये जो उत्तर का भाग है यहाँ पे आपको स्थल की प्रधानता अधिक देखने को मिल रही होगी। वहीं जो हमारा दक्षिण गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध में आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर है वह ज़्यादा भागों पे विस्तृत दिख रहा है। यानी हमने ब्लू कलर को बताया था, जो जहाँ पर ब्लू कलर है ये कौन सा भाग है? ये जल का भाग है। तो आप देखेंगे नीचे की साइड पे ब्लू कलर की अधिकता होने से हमें क्या पता चल रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में जल का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग जल से घिरा हुआ है। अब जो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध हमारा लगभग 81% हमारा जल से घिरा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके अतिरिक्त उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जल का विस्तार है। हम उत्तरी ध्रुव की तरफ देखें तो उत्तरी ध्रुव की तरफ देखेंगे कि महाद्वीप के जो भी स्थल भाग है, स्थल भाग के चारों साइड आपको जल का विस्तार देखने को मिलेगा। अब ये जो उत्तरी भाग है यहाँ पर आपको इन महाद्वीपों के आसपास आपको जल का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहीं दक्षिणी ध्रुव के पास स्थल भाग का विस्तार है और वहीं दक्षिणी ध्रुव के पास क्या कहेंगे? ये देखिए आपको स्थल भाग का विस्तार देखने को मिलेगा। तो समझ में आया कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जल का विस्तार मिलेगा और दक्षिण ध्रुव के पास स्थल भाग का विस्तार मिलेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, बिल्कुल हमने देख लिया कि उत्तरी ध्रुव में स्थल की प्रधानता आपको देखने को मिल रही है, दक्षिणी ध्रुव पे आपको जल की प्रधानता देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं, ये आपके सामने कौन है? ये वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेंगर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इस पृथ्वी पर स्थित इस भौगोलिक विभाजन को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत या अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। यानी पृथ्वी पर स्थित जो भौगोलिक विस्तार था, जिसको अभी हमने समझा, ये पृथ्वी का भौगोलिक विस्तार, इसको समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। जिस प्रकार से आपसे कोई अगर डिसीजन पूछा जाता है तो सभी अपने अपने डिसीजन देते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी की इस भौतिक विस्तार को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, यानी अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, उन्हीं में एक जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेंगर हैं। इन्होंने भी अपना जो बिंदु था, अपना मत था, उन्होंने भी अपना अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसमें से महाद्वीपीय विस्थापन की सिद्धांत को प्रमुख है। जिसमें से क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रमुख है। और आज हम इसी सिद्धांत के बारे में पूरी कहानी को समझने वाले हैं। पृथ्वी पर स्थित इस भौगोलिक विभाजन को स्पष्ट करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। और इसी अवधारणा में से जिसमें से महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा, यानी महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वह सबसे प्रमुख माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी,
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेनगर ने 1912 में दिया। मैंने आपको बताया, ये आपके सामने स्क्रीन पर कौन दिख रहा है? अल्फ्रेड वेनगर। ये कौन है? जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पृथ्वी की भौतिक विभाजन के बारे में कुछ अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक यानी कौन? अल्फ्रेड वेनगर ने 1912 में दिया। कब दिया? 1912 में दिया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने किया? अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आपको क्या कहना है? अल्फ्रेड वेनगर ने 1912 में। कब? 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्लियर हुआ इतना? अब बात करते हैं, वेनगर ने विश्व के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब वेनगर ने क्या कहा? जो इनकी अवधारणा है वेनगर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो अवधारणा इन्होंने दिया, इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी इन्होंने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो बेस दिया, वो बेस किस पे दिया है? जलवायु परिवर्तन। यानी जो हमारा जलवायु परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने पाया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर इसमें भौगोलिक एकरूपता की स्थापना की जा सकती है। यानी वर्तमान में हमारे जो महाद्वीप हैं, आगे मैं बताऊंगी महाद्वीपों के बारे में, वर्तमान में महाद्वीपों को मिलाकर इसमें जो भौगोलिक एकरूपता लाने की कोशिश की गई है, इसी के बारे में इन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन द्वारा किस प्रकार से इन महाद्वीपों में परिवर्तन होने के बाद किस किस प्रकार से कौन कौन से भाग से टूटकर कौन सा महाद्वीप बना है। इतनी बात क्लियर हुई? एक बार फिर देख लेते हैं। ये है अल्फ्रेड वेनगर, जिन्होंने 1912 में किसकी थ्योरी दी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है, जिसके द्वारा हम महाद्वीपीय विस्थापन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। वेनेगर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब वेनेगर क्या कहते हैं? मैंने पिछले आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि वेनेगर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। अब वो क्या कहते हैं? जो कार्बोनिफेरस युग था, उसमें पृथ्वी के सभी स्थलखंड, आप देख सकते हैं ये कार्बोनिफेरस युग का पृथ्वी का आपको चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, जिसमें पृथ्वी के लगभग सभी स्थलखंड थे। जो स्थल आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ इस वक्त अभी हम रह रहे हैं, ये स्थलखंड का भाग है, और महासागर यानी समुद्र का जो भाग होता है वह जल मंडल कहलाता है। ठीक है, तो स्थल मंडल का संपूर्ण भाग वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसे क्या कहते थे? जिसे पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? जिसे पैंजिया कहते थे। पैंजिया के चारों ओर महासागर का विस्तार था, उसे पैंथालास कहा जाता था। अब आपको ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, और इसे हम क्या कहते थे? इसे हम उस वक्त क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। और इसी पैंजिया के आसपास के जो समुद्र का भाग दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहते थे? इसे पैंथालास कहा जाता था। समझ में आया इतनी बार? एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे सभी ज्वाइन हो जाएं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। चलिए, बात हो गई थी हमारी पैंजिया तक। अब पैंजिया के बाद हमारा आता है कौन सा? ट्रियासिक युग। ट्रियासिक युग में क्या हुआ था? पैंजिया में विभाजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैंजिया में विभाजन का प्रारंभ किस युग में हुआ, आपके पास कार्बोनिफेरस युग हो गया, ट्रियासिक युग हो गया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था? पैंजिया आपस में जुड़ा हुआ था। और वहीं ट्रियासिक युग में क्या हुआ था? पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ।
और इसका एक भाग उत्तर की ओर जबकि दूसरा भाग कहाँ, दक्षिण की ओर हुआ। अब आप इस डायग्राम में देखिए, मैंने पिछले पृथ्वी वाले जो ग्लोब का पिक्चर था उसमें आपको बताया था कि ये पूरा जो जुड़ा हुआ भाग था ये कौन सा था, पैंजिया था। और अब ट्रियासिक युग आया। ट्रियासिक युग में क्या हुआ, पैंजिया में विभाजन होगा। ट्रियासिक युग में क्या होगा, पैंजिया में विभाजन होगा। पैंजिया के विभाजन होने के बाद एक भाग उत्तर की तरफ, मैंने डायरेक्शन आपको बताए अभी, डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, दक्षिण की तरफ हमारा, नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होगा। यानी पैंजिया के जो ऊपर साइड का भाग है यानी उत्तर साइड का भाग, ठीक है, यह एक तरफ उत्तर की तरफ और एक साइड दक्षिण की ओर विस्थापित होने लगा। ठीक है, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते थे। अब पैंजिया में विभाजन होने के बाद जो उत्तर भाग था, कौन सा उत्तर का भाग था, उसे हम क्या कहते थे, अंगारा लैंड कहते थे। ठीक है, वहीं जबकि जो दक्षिणी भाग था उसे क्या कहते थे, उसे गोंडवाना लैंड कहते थे। समझ में आया। सबसे पहले सभी स्थल जो मंडल थे, स्थल खंड थे, यह आपस में जुड़े हुए थे। तब हम इसको क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। फिर पैंजिया में विस्थापन हुआ। विस्थापन होने के बाद उत्तर की तरफ वाले को भाग को हम क्या कहते थे, अंगारा लैंड कहे, और दक्षिण भाग को हम क्या कहे, गोंडवाना लैंड कहे। इस डायग्राम में देखिए, आपको क्लियर होगा। ये देखिए, अंगारा लैंड को हम लॉरेशिया भी कहते हैं। और ये नीचे का भाग गोंडवाना। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को, कि पैंजिया में विस्थापन होने के बाद क्या क्या हुआ। पैंजिया में विस्थापन होने के बाद उत्तर की तरफ वाले भाग को हम अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया कहे। ठीक है, और दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहे, गोंडवाना भाग, गोंडवाना लैंड कहे। ठीक है, इन दोनों भागों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण बीच में एक महासागर खुला। अब ये दोनों भाग, जब कोई भी चीज आपस से दूर होगी तो उसके बीच में कुछ जगह बनेगी। ठीक है, बनेगी ना। अब ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, ये दोनों भाग अलग हुए। सभी को क्लियर दिख रहा है ना। ये दोनों भाग, पैंजिया जब अलग हुआ, उत्तर का भाग लॉरेशिया और दक्षिण का भाग गोंडवाना जब एक दूसरे से दूर हुए तो बीच में कुछ भाग किसका बना, एक महासागर का निर्माण हुआ। इस महासागर को हम क्या कहते थे, इस महासागर को हम टेथिस सागर कहते हैं। इस महासागर को क्या कहते हैं, टेथिस महासागर कहते हैं। ठीक है, ये सागर क्या कहलाया, आपका टेथिस सागर कहलाया। तो इस आपको इतनी कहानी क्लियर हुई कि पैंजिया बना, पैंजिया के बाद उनमें विस्थापन किस प्रकार से हुआ। विस्थापन के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ खिसके, इसके बीच में जो जगह बनी वहाँ पर टेथिस सागर का विस्तार हुआ। क्लियर हुआ, इतना आगे बढ़े। अब जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन के फलस्वरूप अब क्या हुआ था, अब जुरासिक युग आया। अभी तक हमने 2 युग पढ़ चुके। तीसरा युग कौन सा आया, जुरासिक युग आया, जिसमें क्या होगा, गोंडवाना लैंड में विभाजन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अभी के 2 युग आपको क्लियर हो गए हैं। अब तीसरा कौन सा आया, जुरासिक युग आया। इसमें क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, कहाँ है गोंडवाना लैंड, ये जो दक्षिण का भाग था, पैंजिया के टूटने के बाद जो दक्षिण का भाग था, इसे हम क्या कहे थे, गोंडवाना लैंड। अब जुरासिक युग में किसमें, जुरासिक युग में इस गोंडवाना लैंड में विभाजन होगा। ठीक है, ठीक है, किसमें विभाजन होगा, इस जुरासिक युग में इस गोंडवाना लैंड में विभाजन होगा। विभाजन के फलस्वरूप क्या क्या बनेगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होगा। अब गोंडवाना लैंड टूटने के बाद इसमें क्या क्या चीजें बनेंगी, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होगा। देखते हैं। अब ये देखिए, ये गोंडवाना लैंड टूटा, विभिन्न भागों में इसका विस्तार हुआ। विस्तार होने के बाद क्या क्या बना, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, दिख रहा है सभी को,
फिर आता है अफ्रीका, ये अफ्रीका विजिबल है सभी को, अफ्रीका। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत मतलब, प्रायद्वीप का मतलब मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। अगर आप भारत का मैप देखें तो भारत का मैप का जो निचला हिस्सा है यह तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। यानी यहाँ पर किस भाग का विस्तार हुआ, प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है। उसके बाद मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, समझ में आई। जबकि अंगारा लैंड में विभाजन के फलस्वरूप उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा एशिया का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका कहाँ पर, ये उत्तर की तरफ, ठीक है। ये हो गया दक्षिण भाग, यानी दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे होगा और उत्तरी ध्रुव यहाँ पे। उत्तर की तरफ, जब उत्तर की तरफ क्या था, उत्तर की तरफ हमारा लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड था, ठीक है। उत्तर की तरफ क्या था, लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड था। और इस अंगारा लैंड में विभाजन होने के बाद क्या क्या बनता है, उत्तर अमेरिका यानी हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोंडवाना लैंड में विभाजन के फलस्वरूप कौन कौन से महाद्वीपों का विस्तार हुआ, तो आप क्या बताएंगे, गोंडवाना में विभाजन के फलस्वरूप कौन कौन से महाद्वीपों का विस्तार हुआ। तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और वहीं जब हमारा अंगारा लैंड है, इसके विभाजन के फलस्वरूप उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा एशिया का निर्माण होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। इसी प्रकार उत्तर व दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसकने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब आप देखिएगा, ये हमारा उत्तर अमेरिका और ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। जब ये पश्चिम की ओर खिसकने लगा, पश्चिम कहाँ होगा, ये हमारा हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर खिसके, किस साइड, पश्चिम की ओर खिसके, तब कौन सा महासागर का निर्माण होता है, तब अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। ये अटलांटिक महासागर आपको दिख रहा है, तब क्या होता है, अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। पैंजिया तथा पैंथालस का अवशिष्ट भाग आज भी अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर के रूप में अवस्थित है। यानी पैंजिया और पैंथालस का जो अवशिष्ट भाग है आज भी किसके रूप में है, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है। अब थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं कि वेनेगर के अनुसार पैंजिया टूटने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। जानते हैं कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, फिर पल्लवनशीलता और ज्वरीय बल। ये है तीन बल जिसके कारण पैंजिया टूटा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डिफिनेशन बताऊंगी। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में पदार्थों का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ब्रह्मांड में प्रत्येक जो पदार्थ का प्रत्येक कण होता है वह दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तभी सारी चीजें जुड़ी हुई अवस्था में मिलती हैं, पास पास में होती हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस सर्वव्यापी बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। पल्लवनशीलता, फोर्स ऑफ बाउंसी, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लवन बल कहलाता है, ठीक है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के लिए कार्य करने के लिए जिम्मेदार रहता है। तीसरा आता है ज्वरीय बल, जिसे टाइडल फोर्स भी कहते हैं। टाइडल फोर्स क्या होता है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ज्वार भाटा के बारे में एक वीडियो आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आप टाइडल फोर्स की डिफिनेशन को समझिए। ज्वार भाटा बल वह बल है जो एक वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण से दूसरी वस्तु पर स्थिति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। यानी अगर कोई
कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उस पर जो फोर्स रहेगा वह यहाँ पर अलग और कहीं और रखी होगी तो वहाँ पर अलग प्रकार से लगेगी। ठीक है, पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव का कारण भी यही होता है। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी आप सिर्फ डिफिनेशन को समझिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पेंजिया था हमारा, पूरा स्थल भाग जो था वह हमारा पेंजिया कहलाता था। पेंजिया में विस्तार होने के बाद क्या बना, लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। फिर उसके बाद लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड में विस्तार हुआ, इसके विस्तार के फलस्वरूप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। फिर गोंडवाना लैंड में विस्तार होने के बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? एक बार महाद्वीप के बारे में समझ लेते हैं। महाद्वीप, सबसे पहले बात करते हैं एशिया। एशिया महाद्वीप कहाँ है? ये पूरा भाग आपका एशिया महाद्वीप कहलाएगा, जिसमें हमारा भारत भी आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया में। अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद उत्तर अमेरिका आता है। उत्तर अमेरिका का भाग इस यूरोप से टच होता है, यानी इसके सीमा पर उत्तर अमेरिका और यूरोप की ये एक दूसरे के पड़ोसी कहलाते हैं। दक्षिण अमेरिका आपको यहाँ मिलेगा। अंटार्कटिका कहाँ मिलेगा आपको? नीचे का ये भाग अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाता है। इसके बारे में एक प्रमुख तथ्य यह है कि यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ होता है। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप आपको एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच में क्या मिलेगा? यूरोप मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया एशिया के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी महाद्वीप के बारे में जानकारी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।